का स्वागत। और इस समय हम एटा में लगातार पिछले 10 दिनों से एटा की जमीनी हकीकत से हम रूबरू करा रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता इस बार 2027 में माहौल क्या है। आज हम एटा की मारहरा विधानसभा में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी इंजीनियर कौशलेंद्र यादव जी। बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, पार्टी की तैयारियां कैसी हैं, अगर पार्टी मौका देती है तो मारहरा के लिए विजन क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार जी। सबसे पहला सवाल, समाजवादी पार्टी की 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां पार्टी की बहुत अच्छी चल रही हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विज़न है वो हम लोग गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। और पिछली बार भी मैंने टिकट मांगी थी, नहीं मिली, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात थी। और इस बार भी मैं टिकट मांग रहा हूं। हम लोग गांव, देहात, कस्बे सब में जाते हैं और पार्टी ने जो काम किए हमारे, जो पिछली सरकार में 12-17 वो हम उन्हें बताते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विज़न है लगातार वो महिलाओं के लिए या बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए जो विज़न अपना बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम ये सरकार आ जाती है तो वो करेंगे, तो वो लगातार जनता के बीच में पहुंच रहा है जी। क्या लग रहा है इस समय 9.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार है और एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम तो अब राम राज्य की तरफ अग्रसर हैं, आपकी पार्टी कैसे मुकाबला कर पाएगी? देखिए, राम राज्य की तरफ अग्रसर तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों ही अभी एक गोरखपुर में ही एक पंडित की हत्या उन्होंने रोड पे चाकुओं से गोद के और दौड़ा के, आपने वो वीडियो देखा होगा। तो मैंने जहाँ तक सुना था या देखा था, हम लोग सीरियल में देखते थे, रामायण आता था, तो उस समय तो ये था कि राम राज्य क्या है, उस समय रावण राज्य जो था वो इस समय का रावण राज्य है। ऐसे इसलिए क्योंकि उस समय भी ब्राह्मणों पे, ऋषि मुनियों पे अत्याचार करता था रावण। उसलिए ऋषि उन्हें राम जी को ले गए। तो ये हाल वही है, वही पुराना हाल है, अभी कोई नया हाल तो बदला नहीं है। आप देखिए, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, यादवों की, मुसलमानों की, दलितों की, सब पे अत्याचार हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इनसे अछूता हो। सब जगह उन्होंने वही रावण राज्य फैला रखा है, राम राज्य है ही नहीं। और राम राज्य में लूट कहाँ होती है, आप बताओ? राम राज्य में लूट कहाँ है? राम राज्य में राम के ही नाम के मंदिर का चंदा खा गए ये लोग। तो मैं नहीं मानता कि राम राज्य चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक, पार्लियामेंट की बात करूं या विधानसभा की बात करूं, कहीं भी आप लोग इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहते कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। क्या आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और जनता को कि जिस नाम पे वो आए, ऐसा है, ढिंढोरा हम लोगों ने नहीं पीटा था धर्म का और भगवान का या इनका। हम लोग अपने काम पे वोट चाहते थे। हम लोग धार्मिक हैं, हम लोग बहुत पूजा पाठ वाले लोग हैं। अभी भी आपको मैं बताऊँ, अभी 2-3 दिन पहले ही यानी सैटरडे को हमारे दोस्तों ने मिलके कावड़ का कैंप लगाया, सबकी सेवा की यहीं जीटी रोड पे। और हम लोग जा रहे कावड़ियों के बीच में, उनकी सेवा करते हैं, पानी व्यवस्था, उनकी जूस वगैरह सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम लोग झूठा ढिढोरा नहीं पीटते। वो धर्म के नाम पर वोट मांग करके वो बने थे, इसलिए अब जनता के सामने उनकी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए हम लोग पीछे पड़े हुए हैं और जनता चाहती है, जानना चाहते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, वो लोग जवाब नहीं देना चाहते। तो इसलिए आपने लूट की है ना, आपने जनता के मेहनत की गाड़ी कमाई को जो है मंदिर में दान करते हैं और मंदिर में पता लगता है कि वो लोग खा रहे हैं चंदा। तो आपको क्या लग रहा है कि मुकाबला आप लोग कर पाएंगे? बिल्कुल मुकाबला क्या, एक तरफा मुकाबला होने जा रहा है 27 पे। समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। आप देख लेना, आप ज़मीन पे आप घूम के देख रहे हो, आप गाँव जा रहे हो, आप देख लो, स्थिति बस से बदतर है। कहीं भी कोई रोजगार है नहीं है। आप युवाओं से बात कर लीजिए, आपने देखा ही जैन जी का आंदोलन, वो मैंने तो किया नहीं ना, समाजवादी पार्टी ने किया था भाई। वो युवाओं की हुंकार थी और युवाओं ने करके दिखाया। आप लखनऊ में चल रहा है अभी जैन जी का, कल ही शुरू हो गया। तो अब ये कौन करा रहा है? ये अखिलेश जी थोड़ी करा रहे हैं आंदोलन भाई। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वो लोग कर रहे हैं। आप अभी चले जाओ, आप निकलोगे हमारे क्षेत्र में तो 2-3 खाद की सोसाइटी मिलेंगी आपको। आप देखना लाइन है वहाँ पे, क्या खाद मिल रही है? आप उनके रुक के पूछ लेना उन लोगों से। खाद मिल रही किसान को, किसान की फसल के रेट मिल नहीं रहे। आप युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा, महिलाओं की पेंशन बंद कर दी, एम्बुलेंस है उसमें डीजल नहीं। आप अभी हॉस्पिटल चले जाओ और वो कहेंगे कि कोई गरीब आदमी उसको एम्बुलेंस चाहिए भाई, पता करो, तो कहेंगे नहीं भाई डीजल नहीं है, तुम्हें 1500 रुपये वो डीजल के दो आप।
तो सब स्थिति बेकार है। आप इस हॉस्पिटल चले जाओ, आप सरकारी, सब व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं। इतने सारे मुद्दे आप बता रहे हो, इतने सारे ऐसे ही मुद्दे 2022 में भी आपके पास थे। उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था, कोविड का दौर भी था, उसके बावजूद फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। बहुमत के साथ इसलिए सत्ता में आ गई कि कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा उस हिसाब से अपना प्रचार कर नहीं पाए। दूसरी चीज़ ये थी कि कई सीटों पे उन्होंने बेईमानी करी, वो छुपी हुई नहीं है। जो 1-1 हज़ार के नीचे के अंतर की है, 2-2 हज़ार के कम के अंतर की जो सीटें, उन पे उन्होंने बेईमानी मनमानी की। आपको मैं बता रहा हूँ, एटा की 2 सीटों पे उन्होंने की, जलेसर और अलीगंज। इस बार भी वही मार्जिन रहा। इस बार मार्जिन, अब जनता समझदार है, वो जानती है कि इतने से तो इन्हें ये जीतने देंगे नहीं, इतने कम मार्जिन से। इसलिए पब्लिक ये मन बना चुकी है कि अगर हम जिताएंगे तो 20-30 हज़ार से ऊपर से मार्जिन जिताएंगे। हाँ, 20-30 हज़ार का आप देख लेना, आप नोट कर लेना। मैं जो बात कह रहा हूँ, एटा की 4 विधानसभाएं हम 20,000 प्लस के अंतर से जीतने जा रहे हैं। 20 प्लस के? 20 प्लस से, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। आप पता कर लीजिए, आप घूम घूम के। अभी आपने कहा कि हम 300 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के एक डीसीएम है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, वो कहते हैं कि 2027 से पहले अखिलेश यादव को हम सैफई भेज देंगे। नहीं, अब वो तो बड़े बोले मंत्री जी हैं, अब उनकी क्या कहें, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। एक ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते, एक पोस्टिंग भी नहीं करा सकते। उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई, स्टूल मंत्री हैं वो, तो उनके बारे में क्या कहें, उनको तो सिर्फ बोलने के लिए रखा गया है। आप लोग स्टूल मंत्री कह के बहुत चढ़ाते हैं। अब स्टूल मंत्री वो हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मालूम है, सबको मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, वो अपनी कुर्सी तो सेव कर नहीं पा रहे। और सैफई की बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सैफई उनका गाँव है भाई, वो तो आते जाते रहते हैं। वो अपने गांव कितनी बार जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य बता दें, या क्या किया है उन्होंने अपने गांव के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत कुछ किया है, नेताजी ने बहुत कुछ किया अपने गांव के लिए, एटा, मैनपुरी, इटावा, सैफई, सबके लिए बहुत कुछ किया है। तो वो तो उन्हें बोलने के लिए रखा है, सिर्फ उनका और कोई काम नहीं है, उनको बस बक्स से बोलना है। केशव प्रसाद मौर्य जी का और कोई काम नहीं है। एक और मंत्री है, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वो आजकल अखिलेश जी के सलाहकार हैं, सुबह उठते ही ट्वीट कर देते हैं। ऐसा है, वो तो अब आपने देखा कि सुबह आदमी उठ के किसका नाम लेता है, ईश्वर का, भगवान का। तो ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी को भगवान मान रहे हैं अपना, सुबह उठते ही जपने लगते हैं, तो उनके लिए ईश्वर है। और वास्तव में, क्योंकि 22 में संजीवनी उन्होंने ही दी भाई, आज वो बैठे हैं ना मंत्री पोस्ट पे बैठे, वो अखिलेश जी का आशीर्वाद है उनके लिए। अखिलेश जी ने उनको बनाया है, ना वो विधायक बनते ना वो मंत्री बनते, तो वो अंदर अंदर गुणगान करते रहते हैं अखिलेश जी का। अच्छा, एक और गठबंधन के साथी थे समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी, पश्चिम में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके लिए अखिलेश जी ने फिर वही उनका पुराना बयान कल याद दिला दिया कि कैसे कैसे लोग गठबंधन में आ गए थे, कहते थे हम चवन्नी नहीं हैं और पलट जाएंगे, जिनको रुपया बना दिया वो भी छोड़ के चले गए। अब वो पीड़ा है, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने जिसको बनाया, अखिलेश जी दिल के बहुत नेक और साफ इंसान हैं और महान इंसान है। मैं तो उन्हें ईश्वर मानता हूँ अपना, क्योंकि उन्होंने मुझ पर जब जब परेशानी आई तब मेरी मदद की, और आज भी करते हैं। और आज भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। अभी पिछले दिनों में दिल्ली मिला तो उन्होंने कहा तुम तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनको ईश्वर की श्रेणी में रखता हूँ, इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि उन्होंने, आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ एटा के पास की। 2022 का चुनाव चल रहा था और मैं अचानक उस गांव में चला गया। तो एक महिला से मैंने, एक अम्मा थी, मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनसे बोला कि अम्मा अखिलेश जी का, तो उन्होंने की लला। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो यादव भी नहीं थी, वो मुसलमान भी नहीं थी, उनकी कास्ट नहीं खोलूँगा मैं। तो उन्होंने मुझसे बोला लला तुम क्या कह रहे हो, हम खुद कह रहे हैं अखिलेश जी को बननी चाहिए सरकार। मैंने क्यों अम्मा के, उन्होंने फिर कहानी सुनाई। उन्होंने देखी लला मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और अखिलेश ने 108 एम्बुलेंस चलाई हुई थी, 102 108। तो 108 एम्बुलेंस को मैंने कॉल करवाई, तो रात में जब एम्बुलेंस वो 11:30 12 बजे आई और मेरी जो पत्नी, जो मेरी बहू थी वो प्रेग्नेंट थी, उसको हमने बिठाया, तो बराबर में ही साइड में चोर चोरी कर रहे थे, घर के बराबर में ही। तो वो सायरन एम्बुलेंस का सुन के वो चोर भी भाग गई। लोग जगे तब उन्होंने देखा कह रहे यार चोर चोर, फिर चोर भगाए उन्होंने, तो जगह तो फिर मेरे बहू के बेटा पैदा हुआ सकुशल। तो मैंने खुद अखिलेश जी को भगवान माना है, क्योंकि जो समय पे काम आ जाए, हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उन्होंने जगह कि चोरी भी होने से बच गई और अखिलेश जी के कारण ही जो हमारे घर में बच्चा सकुशल पैदा हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बहुत दीवानगी है उनके प्रति, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस में कैसे हैं? 2024 के नतीजों के बाद कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगे।
नहीं नहीं, हवा में नहीं उड़ रहे, जमीन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हवा में कौन उड़ रहा है। हम लोग हवा हवाई बातें नहीं करते। समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, जमीन की पार्टी है, किसान मजदूर गरीब नौजवान मजलूमों की पार्टी है, वो हम लोग कर रहे हैं जमीन पे कर रहे हैं। अखिलेश जी की जो लोग हैं उनकी बातों पे भरोसा करते हैं, वो जो कहेंगे वो करते हैं, इसलिए लोगों को भरोसा है। अब उन्होंने बोल दिया, अखिलेश जी ने 40,000 रुपये देंगे वो हर महिला को पेंशन के तौर पे, तो वो देंगे। जो उन्होंने बोला है वो किया है। आज भी आप देखो, पिछले दिनों साइकिल बांटी उन्होंने, लैपटॉप बांटे उन्होंने। सत्ता में नहीं है फिर भी आप बताओ कितने लोगों की रोज मदद करते हैं। पैसे से हॉस्पिटल पहुंचाना हो या पढ़ाई की ज़रूरत हो, एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, कोई बाहर विदेश पढ़ना चाह रहा है, उस पर नहीं है, व्यवस्था करते हैं सारे राष्ट्रीय जी। आप लाल टोपी लगाए हैं, लाल गमछा डाले हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा और सर पे लाल टोपी, आप मान लो उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा हुआ है। अब वो उनकी सोच है। अब देखो ऐसा है, अंधे को दुनिया अंधी नज़र आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो वो सोचता है सारे अंधे हैं, तो अब वो डायलॉग उन पर फिट बैठ जाता है। अब वो क्या है, वो क्या क्या नज़र आ रहा है उनको, तो इसलिए वो जो जैसा व्यक्ति होता है, जिसका जैसा व्यवहार होता है, वो वैसा ही समझता है आदमी को। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बताइए आप भी, पार्टी में आपने देखा एक एक करके छटनी गिरी थी उन्होंने 2017 में, किसी को नहीं रखा। इनके यहाँ चले गए सारे लोग। अब ये कौन सी पार्टी दूध की धुली हुई है, सब वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए। हाँ, सब धुल के उनके पास बैठे हैं। तो हम लोग इस बहस में जाना नहीं चाहते कि कौन गुंडा है कौन क्या है। वो मुद्दे जो हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए वो ये हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस दिन भी कहा है कि मैं एक पेज आपको दे दूंगा, उसे ही पढ़ना है, मुद्दों से बाहर नहीं भटकना। तो वही हमने तो अभी से लागू कर दिया, भाई वही मुद्दे हैं हमारे। तो अभी चुनाव नज़दीक आएगा, आपके समाज के लोग जब बहुत नज़दीक आ जाता है चुनाव, 2017 में भी देखा और 22 में तो बहुत बेहतरीन से आपने भी देखा और हमने भी देखा, ये वाला फंडा चलता है तो लोगों में एक डर का माहौल फिर तैयार हो जाता है। अब देखिए, अब कुछ तो आपको मैं बताऊं, उनके लोग ये सब कर रहे थे, जो हमारा नाम उनसे पूछो तो वो ये कह रहे थे कि ये है। आपने देखा बुरखे में कितने हिंदू पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए जो बुरखे में आते थे और दंगा फैलाने की कोशिश करते थे, कितने लोग पकड़े गए। ऐसे ही कुछ लोग इनके लोग होते हैं जो झूठा प्रचार करते हैं, गमछा डाल के। हाँ, गमछा डाल के आगे। अभी मान लो मैं आपको बताऊं, वैसा अगर उनका झंडा ले लूं भगवा और भगवा गमछा डाल लूं, गमछा डाल के मैं जाऊं, तो लोग मुझे भी समझेंगे मेरी क्या शकल पे थोड़ी लिखा है। तो ऐसे इनके लोगों ने बहुत प्रचार किया और आपका माहौल खराब करने का। हाँ, माहौल खराब करने का, और किया उनने, बहुत प्रचार किया उनने, उसी का नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, नुकसान। लेकिन इस बार हम लोग पूरी कमर कस चुके हैं, तैयारी है। कार्यकर्ता और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता, तमाम अखिलेश जी के पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वो सब तैयार है, कमर कस ली है अखिलेश जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा तो नहीं कि नतीजे आए फिर अगले दिन आप लोग फिर कहीं हम में मिल जाएं, फिर हम कहें अब क्या हो गया था, आप कहें नहीं बेईमानी कर ली, ईवीएम में गड़बड़ था, ये था कि वो था। नहीं, ऐसा है। देखिए कि मैंने आपको बताया ना, जो डिफरेंस होगा, मार्जिन जो होगा वोटों का, वो बहुत कई ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको फिर लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ की चारों विधानसभा 20,000 प्लस वोटों से अपन जीतेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूँ कि जो 10 वर्ष में इस सरकार ने आपको कष्ट पीड़ा पहुँचाई है, इस सरकार ने आपको जो लाइन में खड़ा किया है, इस सरकार ने जो आपको खाद के लिए परेशान किया है, इस सरकार ने जो हॉस्पिटलों में आपको व्यवस्थाएं नहीं दी हैं, इस सरकार ने जो एजुकेशन के नाम पे ठगियाई की है, इस सरकार ने जो चंदा चोरी की है, इस सरकार के खिलाफ जाकर के वोट करें। और मेरी अपील सिर्फ आप लोगों से इतनी है कि अखिलेश जी आपकी हर एक बात का, हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, दवाई, पढ़ाई, और आपकी चाहे आपकी खाद की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो। अखिलेश जी जैसा इंसान आज की राजनीति में पूरे देश में ऐसा नेता नहीं है। चलिए इंजीनियर साहब, हमारी तरफ से भी आपको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव भाई।